friends, my name is Pallavi Shahdev and I welcome you to my channel. तो आज का टॉपिक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स was born in 31st October 1795. She was an English poet of the second generation of Romanticism. जॉन कीट्स के मैक्सिमम पोएम्स जो थे वो नेचर, ब्यूटी और लव के ऊपर हुआ करते थे क्योंकि वो एक रोमांटिक पोएट थे. और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी जो पोएम है उसमें पूरे के तरीके से नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट किया गया है. द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसी थीम पे डिपेंडेंट है कि जो ब्यूटी होता है वो कहीं भी और किसी भी टाइम पे डिस्कवर किया जा सकता है. और इस पोएम में मोस्टली देखने को ये मिलता है कि नेचर और नेचर का जो अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी होता है उसी को इस मोस्टली इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है. हम लोग जनरली ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी अगर खूबसूरत सा चीज़, कोई भी ब्यूटीफुल सा चीज़ हमारे सामने होता है तो अपने आप ही हमारा मन बहुत ही सुंदर हो जाता है, हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है, एक अंदर से एक हैप्पीनेस हमको फील होता है. तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो एन्जॉयमेंट होता है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट जो एन्जॉयमेंट हमारे अंदर लेकर के आता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि टाइम के साथ वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे माइंड में और हमारे दिल को सुकून देता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. यहाँ पे बावर जो है वो पेड़ के नीचे का जो छाव होता है उसके लिए बावर वर्ड का यूज़ किया गया है. इस लाइन में पोइट कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है, वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है. तो इस पोएम में पोएट का कहना है कि जो ब्यूटी होता है वो ब्यूटीफुल शेडी ट्री की तरह होता है, जो ऐसा पेड़ जिसके नीचे में बहुत ही ज़्यादा छाँव हो और उस शेड के नीचे जितना भी लिविंग बींग्स है, जितना भी क्रिएचर्स होता है वो सारे पीसफुली उसके नीचे रह सके, अच्छे हेल्थ के साथ अच्छे हेल्थ को एंजॉय कर सके, बहुत ही शांति से आराम से वहाँ पे रह सके. मतलब जो ब्यूटी होता है नेचर का, उस ब्यूटी के साथ जितने भी क्रिएचर, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बहुत ही आराम से पीसफुली खुशी से रह सकते हैं. Now let's go to the literary devices which are used in the poem. तो literary device का mainly यूज़ किया जाता है पोएम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए. पोएम में एक बहुत ही सुंदर सा टच डालने के लिए लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है. तो पहला है राइम स्कीम. राइम स्कीम यहाँ पे ए बी बी और सी के रूप में दिया गया है, जिसमें फॉर एवर नेवर बिल्कुल एक जैसा साउंड करता है तो उसको ए लिखेंगे. उसके बाद कीप और स्लीप जो है एक जैसा साउंड करता है तो उसको बी लिखेंगे. उसके बाद आता है ब्रीदिंग जो कि बिल्कुल अलग से साउंड करता है तो वो सी हो गया. तो यहाँ पे ए बी बी सी का राइम स्कीम यूज़ किया गया है. नेक्स्ट है एलिटरेशन. एलिटरेशन का मतलब होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं मेरे, तो वो जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको बहुत ही क्लोजली एक सीरीज में जब यूज़ किया जाता है तो वो एलिटरेशन कहलाता है. उनका जो रिपीटेशन होता है, उनका रिपीटेशन देखने को मिलता है उसको एलिटरेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे स्लीप और स्वीट दो वर्ड है जिसमें दोनों में एस और एस का यूज़ किया गया है. तो यही जो दो बार एस का यूज़ किया गया, एस साउंड का यूज़ किया गया, एस एक कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर है, तो दो बार ये कॉन्सोनेंट साउंड का बहुत ही क्लोज सीरीज में यूज़ किया गया है, तो ये एलिटरेशन हो. नेक्स्ट कम्स मेटाफॉर. मेटाफॉर होता है जब किसी भी एक चीज़ को दूसरे चीज़ों के साथ जब उसको कंपेयर किया जाता है तो ये जो कंपैरिजन होता है इसी को मेटाफॉर बोलते हैं. तो यहाँ पे बाउर क्वाइट जो है, तो यहाँ पे जो बाउर का जो शेडी ट्री का जो कामनेस है, जो बहुत ही शांति वाला जो चीज़ है, उसको कंपेयर किया गया टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग. क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज़ होता है उसको देखने के बाद बहुत ही एक सुकून मिलता है हमें, तो उसी चीज़ के साथ इस शेडी ट्री को कंपेयर किया गया है, बाउर क्वाइट को कंपेयर किया गया है. Next, therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ पे मोरो का मतलब है फॉलोइंग डे. जब भी हम लोग टुमारो बोलते हैं तो टुमारो में से ही आधा मोरो जो है वो कट करके लिया गया है, कहने का मतलब फॉलोइंग डे, जो आने वाला दिन है. नेक्स्ट इज रीडिंग. रीडिंग कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को सराउंड करना, घेर कर रखना. डिस्पोंडेंस मीन्स डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहना. ग्लूमी मीन्स सैड, उदास. ये लाइन में पोएट का कहना है
कि जो हमारा लाइफ है, जो हमारे जो पूरे वर्ल्ड है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, क्रूअल पीपल होते हैं, सैड मोमेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं और ये सारी चीज़ों से हमारा लाइफ घिरा हुआ होता है। लेकिन फिर भी इन्हीं के बीच में कुछ ब्यूटी होता है, कुछ खूबसूरत से चीज़ होते हैं, जो नेचुरल ब्यूटी होता है कि हमारे अंदर और भी ज़्यादा लाइफ जीने का जो डिज़ायर होता है उससे हमारे लाइफ को भर देता है। यानी हम और भी अपना लाइफ को जीना चाहते हैं, चूँकि हमारे पास इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने क्रूअल पीपल हमारे आस-पास होते हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। तो इसलिए यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटी होता है उसके बिना हमारा लाइफ जो है वो पूरे के तरीके से क्रूअल पीपल और जो सैड और जो ग्लूमी मोमेंट से बिल्कुल उदासीपन है उससे पूरा घिर जाएगा। और ब्यूटी जो है, जो कि गॉड एक जो नेचुरल ब्यूटी क्रिएट की है, यही हमको हेल्प करता है कि हमारे मन में जितना भी सैडनेस है, जो ग्लूमीनेस है, उसको रिमूव करके किस तरीके से लाइफ को वापस से खुशियों के साथ जी सकते हैं। नेक्स्ट द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड आर, फर्स्ट इज एलिटरेशन। तो यहाँ पे जो बी साउंड है, बी कॉन्सोनेंट का जो साउंड है उसको यहाँ पे यूज किया गया है बैंड और बाइंड में। नेक्स्ट एन जो कॉन्सोनेंट का साउंड है उसको नोबल और नेचर में यूज किया गया है, बिल्कुल क्लोज सीरीज में। नेक्स्ट है एस साउंड, वो सम और शेप के लिए एस साउंड को यूज किया गया है। तो यहाँ पे एलिटरेशन, 3 एलिटरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर है यहाँ पे रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं हमारे लाइफ के, वो बिल्कुल हमको अर्थ से जोड़ के रखते हैं, अर्थ से बिल्कुल बाइंड करके रखते हैं और इसलिए हम और भी ज़्यादा लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी जो है वो जनरली इमेजिनेशन से रिलेटेड है। जितनी भी फिक्शन होते हैं, पोएम होते हैं, जितने भी फिक्शनल वर्क होते हैं, वो बिना इमेजिनेशन के अधूरा है। लिटरेचर में इमेजिनेशन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जितने पोएम्स होते हैं, मैक्सिमम पोएम्स में इमेजरी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो इमेजरी है वो है अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। तो ये यहाँ पे इमेजरी यूज़ किया गया है, इमेजिनेशन, तो एक सेंसरी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारे माइंड में बहुत ही एक अच्छा सा इफेक्ट आए, ब्यूटीफुल थिंग्स का एक इफेक्ट आए, उसके लिए यहाँ पे एक अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस लाइन जो है वो यूज़ किया गया है एज एन इमेजरी। Next is such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple ship, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills that are themselves a cooling covert, make gainst the hot season the mild forest break. Here, boon means blessing. जो एक ब्लेसिंग होता है उसको बून हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इज रील्स, जो कि एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल स्ट्रीम होता है, छोटी नदियाँ टाइप की जो होती हैं उनको रील्स बोला गया है, नहर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ब्रेक। तो इस लाइन में पोएट जो है वो जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि इन ब्यूटीफुल थिंग्स की वजह से ही हमारा लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल होता है, इसकी वजह से। तो वो ब्यूटीफुल थिंग्स का यहाँ पे दिया गया है, वो है सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स जो कि एक फ्लावर होता है, फिर रिवर्स। तो पोएट बताते हैं कि ये सारी चीज़ जो है वो हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं जो कि अर्थ में रहते हैं, उनके लिए एक ब्लेसिंग है। इनके बिना हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल अधूरा सा रह जाएगा। वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो हमको अपना शेड प्रोवाइड करते हैं, अपना छाँव प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स अपना ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। जो रिवर्स होते हैं वो हॉट समर सीजन में हमको कूलनेस, ठंडक प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ होते हैं वो हमारे नेचर के ब्यूटीज़ हैं और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। इनके बिना हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल अधूरा सा है। कोई भी लिविंग बींग्स जो है वो इनके बिना नहीं रह सकता। एंड सो द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर आर, फर्स्ट इज एलिटरेशन। तो यहाँ पे एस जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, उसका वर्ड का यूज़ किया गया है। पहला तो स्प्राउटिंग शेडी में, नेक्स्ट सिंपल शिप में, और इसके अलावा एक और है कॉन्सोनेंट साउंड जो कि सी साउंड होता है, दैट इज कूलिंग, कोवर्ट। ये 2 जगह यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी जो है वो यहाँ पे 3 जगह पे यूज़ किया गया है। फर्स्ट इज स्प्राउटिंग शेडी बून। कहने का मतलब है ट्रीज जो है वो अपना शेड देते हैं, तो उन्हीं को एज अ बून, एज अ ब्लेसिंग जो है वो शेड देते हैं, तो वो है पहला इमेजरी। दूसरा आता है डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो यहाँ पे जो डैफोडिल्स जो है वो उनका ग्रोथ जिस प्रोसेस से होता है, तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं। उनके जो प्लांट, ऑफकोर्स ये बात है, वो फ्लावर है तो वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ग्रीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। नेक्स्ट इज क्लियर रिल्स। तो क्लियर रिल्स यहाँ पे क्लीन रिवर, स्ट्रीम्स के लिए बोला गया है, जो छोटी नदियाँ बोल सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्लियर रिल्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज एंटीथेसिस। ये एक नया लिटरेरी डिवाइस है। इसका मतलब होता है कि जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में टुगेदर साथ में यूज़ किया जाता है तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड और यंग, ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि ऑपोजिट हैं और जिनको यहाँ पे टुगेदर यूज़ किया गया है।
Next is reach with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the tombs. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink powering unto us for the heavens brink. Grandeur, high rank or socially important. यहाँ पे mighty का मतलब है enormous. And then immortal means which never dies. So never dying means immortal. Brink मतलब edge. Edge कहने का मतलब है edge की बहुत सारे मीनिंग ऐसे हो सकते हैं, किनारा जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पे इसको edge, brink का मतलब जनरली edge होता है. तो इन लाइंस में फर्दर पोइट जो हैं वो और भी ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि अर्थ में प्रेजेंट हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनके बारे में बताते हैं. जैसे कि ब्यूटीफुल मस्क रोजेस जिनका बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्वीट स्मेल होता है. नेक्स्ट वो डिस्क्राइब करते हैं जो माइटी वॉरियर्स होते हैं, जो हेरोइक वॉरियर्स होते हैं, जो बिना किसी से बिना डरे ह्यूमैनिटी के लिए और अपने खुद के कंट्री के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं. तो उन माइटी हेरोइक वॉरियर्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया, उनके टेल्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया है पोएट ने. नेक्स्ट वो बताते हैं पोएट की जो ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं वो हमारे लिए गॉड के गिफ्ट की तरह हैं. और ये जो नेक्टर होता है, जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसकी तरह से जो कि हमको गॉड ने दिया है. और ऑफ कोर्स इन ब्यूटी जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये इमॉर्टल है, जो कभी मर नहीं सकते. ये ब्यूटी हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, अर्थ में ही रहेंगे. और ये हमको एक रीज़न देते हैं ज़िंदगी जीने के लिए अर्थ में. और हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉरो होता है, हमारे लाइफ में बहुत ही सैडनेस होता है, ग्लूमी वगैरह होता है, लेकिन क्रूअल पीपल होते हैं हमारे आसपास. लेकिन इन सारे ब्यूटी की वजह से हमको एक रीज़न मिल जाता है लाइफ जीने का. और ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो कि इस पोएम में बताया गया है. और यहाँ पे भी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है. तो फर्स्ट इज एलिटरेशन. यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया गया है हैव और हर्ड में, दोनों में एच का. नेक्स्ट इज मेटाफोर. तो मेटाफोर यहाँ पे है इमॉर्टल ड्रिंक्स. तो जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे नेचर के, जो कि हमेशा कभी नहीं ख़त्म होने वाले ड्रिंक की तरह होते हैं, जो कभी उनका पोर्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा इमॉर्टल ड्रिंक की तरह जो है वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ में, प्लानट में रहेंगे. नेक्स्ट इज इमेजरी. तो यहाँ पे जो इमेजरी यूज़ किया गया है तो फर्स्ट इज बुशेस फुल ऑफ मस्क रोजेस, दैट इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. तो इसका मतलब होता है कि जो भी मस्क रोजेस हैं उनके बारे में ये इमेजरी जो है वो लिखा गया है. नेक्स्ट इज ग्रैंड्यूर माइटी डेड. तो जो बुक्स जो कि जो फाइटर्स थे, जो वॉरियर्स थे, उनके बारे में जो बुक्स डिस्क्राइब करते हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रैंड्यूर माइटी डेड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज पावरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक. तो जो गॉड है वो हमको ये सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट जो हैं वो हेवन से, ऑफकोर्स ये बात है, हेवन से हमारे लिए वो पोर करते हैं, हमारे लिए वो प्रोवाइड करते हैं, हमको देते हैं. तो इसलिए यहाँ पे पावरिंग फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक लिखा गया इन सारे गिफ्ट्स के लिए, जो नेचुरल ब्यूटी है उन गिफ्ट्स के लिए. नेक्स्ट इज राइम. तो राइम जो है वो इस पोएम में हर स्टैंजा में हमको देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर, नेवर एक जैसा है, कीप, स्लीप, डेड, रीड एक्सेट्रा. So these are the literary devices used in the poem A Thing of Beauty. So that was the explanation of the poem A Thing of Beauty. And the things of beauty mentioned in the poem are, the first one is the sun, जिसको यहाँ पे use किया गया as a beauty symbol. Next is the moon. Next, a shady trees. फिर beautiful daffodil flowers, streams of water, dense green bushes of forest ferns where fragrant musk roses grow, tales of heroic men who sacrifice their lives. Next, the things that cause suffering and pain as mentioned in the poem are desire to offend others. दूसरे को परेशान करने का जो डिज़ायर होता है, चाहत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर टू ऑफेंड अदर्स. नेक्स्ट, होपलेसनेस. अब आगे पता नहीं क्या होगा, कोई होप नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ होपलेसनेस. दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ सफरिंग विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. नेक्स्ट इज लैक ऑफ नोबल मैन. तो मेनली हम अभी देखा जाए तो इस टाइम पीरियड पे जो अर्थ में मेनली जनरली जो देखा जाए तो लोग जो हैं वो इतना नोबल नहीं रह गए, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, सब जनरली सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोचते हैं. तो ये लैक ऑफ नोबल मैन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट, बैड हेल्थ. किसी का हेल्थ भी इतना प्रॉपर अच्छा नहीं होता है, बहुत ही हेल्दी पर्सन नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज अनहैप्पीनेस. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है. ग्लूम, दैट इज सैडनेस. नेक्स्ट इज डार्कनेस. अंधेरापन, हर तरफ अंधेरापन ही छाया हुआ दिखाई देता है. तो दीज आर द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन एज मेंशन्ड इन द पोएम. So mainly this poem is all about the thing of beauty, as the title suggests us that it is all about the thing of beauty, जो कि हमारे अर्थ में, हमारे प्लानट में जितना भी चीज़ जो कि बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है, जो कि गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल ब्यूटी है, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है.
इस पोएम में, और ये हमको एक रीज़न देता है, हम सारे लिविंग बीइंग को, सारे क्रिएचर्स को लाइफ जीने का एक रीज़न देता है। हम खुश रहते हैं, हैप्पीनेस जो है वो हमारी लाइफ में हमेशा रहे, एक इटर्नल तरीके से हैप्पीनेस हमारे लाइफ में रहना चाहिए। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सैड और ग्लूमी लोग हैं, क्रूअल पीपल हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, नोबल लोग ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, अनहैप्पीनेस है। तो उन सारी चीज़ों से डील करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है जो ब्यूटी थिंग्स जो हैं, जो नेचुरल ब्यूटी है इन सारी चीज़ों से। So that was the poem. I hope you liked the video, and if you liked it, so please kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.